जी जी, अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। जी जी सर, नजर आ रही है सर। जी जी सर, आ रही नजर। ओके, ठीक है जी। तो मैं बात कर रहा था कि इसको हम जो ईएफआई कोर्सेज कराए जाते हैं, उससे थोड़ा हम हट के इसके ऊपर बात करेंगे। इस कोर्स को हम लेके चलेंगे, और इसमें हम स्टार्ट जनरली जो ईएफआई कोर्सेज हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक से ही स्टार्ट लिया जाता है। इलेक्ट्रिक के सिस्टम्स के ऊपर बात करते हुए बेसिक्स के ऊपर को लेके चलते हैं, लेकिन मैंने इसको डिज़ाइन इस तरह से किया है बेस्ड ऑन के कोई भी हमारा बच्चा जो अभी बिल्कुल नया है ईएफआई के लिए या इंजन्स के लिए या गाड़ियों के लिए, वो भी थोड़ा सा इसके अंदर जल हो सके। तो उसी सिलसिले में जो पार्ट फर्स्ट है जिसके अंदर हम इंजन से तारुफ के ऊपर बात करेंगे, और इंजन के जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं इसके अंदर हम काम करें देखें बात करेंगे कि इंजन काम कैसे करता है, और इनके जो मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं जो इंजन को चलाने में हेल्पफुल हो रहे होते हैं, जिसमें एयर इंडक्शन सिस्टम है कि हवा कैसे एंटर हो रही होती है और कैसे रोल एंड पार्ट अदा कर रही होती है इंजन के चलने में। फिर इंजन का लुब्रिकेशन सिस्टम है, ऑयल सिस्टम है, उसका क्या काम होता है और वो किस तरीके से काम कर रहा है, ये इसको ब्रीफली हम टच करेंगे, ताकि जब हम इलेक्ट्रिक वाली साइड पे जाना शुरू हो तो हमें इनके साथ फेमिलराइजेशन हो। बहुत दफ़ा होता है कि गाड़ी आती है और जो हमारे इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो सिर्फ सर्किट कोड उस तक ही रहते हैं, और उनको इवन बहुत अच्छे लोगों को भी जो सिस्टम्स होती हैं उनका अंदाजा नहीं होता। जबकि अगर आप देखें कि जो ईएफआई गाड़ी है उसमें सबसे मेजर चीज़ है ड्राइवेबिलिटी, कि गाड़ी में चलने में कोई मसला तो नहीं कर रही। अगर कोई मसला कर रही है तो वहां पे इलेक्ट्रिशियन आता है, या गाड़ी का जो फ्यूल माइलेज है उसके ऊपर इलेक्ट्रिशियन आता है। तो जब तक उसको इन सिस्टम्स के बारे में, जो ये सिस्टम्स हैं इनके बारे में अगर आइडिया नहीं होगा, तो उसके लिए ये काम इनके डायग्नोसिस करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसी वजह से मैंने इसमें एम किया है कि हम इन सिस्टम्स को भी डिस्कस करेंगे, कूलिंग सिस्टम को, पीसीबी सिस्टम को, ईवैप सिस्टम को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द फ्यूल सिस्टम जो है इसका, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और फ्यूल सिस्टम किस तरह से काम करता है, कितनी किस्म के होते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल सिस्टम के ऊपर जो रिटर्नलेस है टाइप है, जो दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, रिटर्नलेस और रिटर्न टाइप फ्यूल सिस्टम, उनके ऊपर बात करेंगे। फिर आगे चल के जिसमें फ्यूल प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम डिफरेंट किस्म के होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। फिर कुछ पंप की जो कंट्रोलिंग है वो डिफरेंट किस्म की होती है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। इनको हम थोड़ा सरसरी साथ इनका जायजा लेते हुए अपने आप को इक्विप करते हुए, फेमिलराइज करते हुए हम आगे चलेंगे। फिर हम ऑटोमोटिव इंजन कैसे काम करता है और एयर फ्यूल मिक्सचर स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो की है क्या है, ये बेसिकली ये वो स्लाइड होगी जिसको हमने वेबिनार के अंदर भी टच किया है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। फिर हम एक सरसरी सा जायजा लेंगे पार्ट टू के अंदर के ईएफआई इंजन में सेंसर और एक्चुएटर्स और कंप्यूटर का क्या किरदार होता है और उनका आपस में क्या इंटरेक्शन होता है, ब्रॉडली हम बात करेंगे, ताकि हमें एक सेंस हो जाए कि एक ईएफआई इंजन किस तरीके से काम करने जा रहा है। पार्ट थ्री में जब हम आएंगे तो हम फिर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक्स के ऊपर। उसमें हम बेसिक्स ऑफ वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे, और इसको हम देखेंगे डायग्नोसिस के पर्सपेक्टिव में। अच्छा, ये चीज़ याद रखिए कि ये मैंने इस एकेडमी का नाम भी ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक्स एकेडमी ऑफ पाकिस्तान रखा है। तो जो भी हम बात करेंगे, हम एंड ऑफ द डे वी आर, हमारा जो एम है वो ये है कि हाउ दिस नॉलेज हेल्प्स मी, कि मैं किसी सिस्टम को डायग्नोस कर सकूं, किसी सिस्टम के बारे में कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकूं, ट्रबल शूट करूं, आइसोलेट कर सकूं। तो हम जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस या ओहम्स लॉ हम एक कहते हैं, उसको हम एक तो एकेडमिक उसको पढ़ाया जाता है। एक चीज होती है कि उसको इस तरीके से देखें कि वो किस तरीके से हमें जो हमारी सर्किट के डायग्नोसिस है उसमें हेल्प कर सकता है। इसमें हम इंशाल्लाह बेसिक से बात करेंगे। फिर उसके बाद हम वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग और किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर बात करेंगे। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम यहाँ पे पार्ट थ्री के अंदर कवर करेंगे। हमारे बहुत सारे जो बहुत अच्छे इलेक्ट्रिशियंस हैं, उनको वो ये काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको इस चीज़ की समझ नहीं होती, और इस समझ की कमी की वजह से बाज़ औक़ात एक ऐसा स्टेप जो कि आसानी से हो सकता है, पर्टिकुलरली जो इंटरमिटेंट केसेस होते हैं कि कभी इलेक्ट्रिक में वो मसला आता है, कभी नहीं दिखता, कभी दिखता है, कभी होता है, आप चेक करने जाते हैं उस वक्त नहीं होता।
तो उस तरह के मसले मसाइल जो इलेक्ट्रिक के होते हैं उनमें उनको डायग्नोज करने में ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसको हम कहते हैं या वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप में से दोस्त इलेक्ट्रिशियंस हैं, आप जस्ट थोड़ा सा अपने आप इनसाइड देखें कि कभी आपने पॉजिटिव जो पावर वाली लाइन है उसके अक्रॉस वोल्टेज चेक की है कि उसी लाइन के ऊपर बगैर ग्राउंड के? तो ये बहुत कम होता है। तो उससे हमें बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो सकता है और उसमें रेजिस्टेंस का क्या ताल्लुक है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। यहीं पे फिर हम मल्टीमीटर से एक तारुफ की बात करेंगे और मल्टीमीटर क्या है, किस तरीके से काम करता है और उसे हम क्या किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं फर्दर एनहांस करूँगा इस पार्ट को। इसके अंदर हम रिलेज़ के ऊपर भी बात करेंगे, कुछ और स्विचेस वगैरह के ऊपर भी बात करेंगे और इरादा है मेरा कि मैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को भी बात करूँ और यहाँ पे सिग्नल्स का भी थोड़ा-सा तारुफ यहाँ पे इसके अंदर डालूँ। फिर पार्ट नंबर 4 की तरफ हम आ जाएँगे जिसको हम कहते हैं इंजन कंट्रोल मैनेजमेंट। इसमें एक पूरा मॉड्यूल है जो कि टोयोटा ने इंटरनेशनली डेवलप किया हुआ है कोर्स की फॉर्म में। मेरे ख्याल में उस कोर्स का जो नंबर है वो है 852। ये टोयोटा का इंजन कंट्रोल सिस्टम का कोर्स है जो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव बना हुआ है। आई होप स्क्रीन पे आपको ये पीडीएफ फाइल नज़र आ रही है। मुझे कन्फर्म कर सकेंगे आप? कोई दोस्त मुझे कंफर्म कर सकेगा कि स्क्रीन पे उनको पीडीएफ फाइल नजर आ रही है इंट्रोडक्शन टू इंजन कंट्रोल सिस्टम की? यस सर, नजर आ रही है। हाँ सर आ रहा है। नहीं सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो ये टोयोटा ने एक कोर्स डेवलप किया हुआ है, इसका 852 है। मुआज भाई, आपने ये कोर्स किया हुआ है या कोई इसके अलावा आपको कोर्स कराया गया है? ये कोर्स का नंबर है 852, अगर कंफर्म करेंगे आप मुझे? या मुआज भाई कहीं शायद कुछ लोग बाजू का नेट का इशू आता है। हाँ जी, मुआज भाई आप मैं ऑडिबल हूँ आपको? अच्छा चलें, तो ये कोर्स है जिसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इसका बहुत सारा पार्ट कोशिश करेंगे हम उर्दू में भी लेके आएँ। एलसीए है कि इसकी डायग्राम्स को हम उर्दू के साथ वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से होते हुए इसी के अंदर ही हम बात करेंगे कि सेंसर्स जो मुख्तलिफ सेंसर्स और एक्चुएटर्स हैं, उनके ऊपर भी इसी मॉड्यूल के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि सेंसर क्या है और ब्रीफली हम बात करते रहेंगे उसकी वर्किंग कैसे होती है और उसकी जो ईसीयू की सेंसर्स और एक्चुएटर्स के बीच की जो सर्किटरी है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ईसीयू कैसे किसी सेंसर्स के सर्किट को मॉनिटर कर रहा होता है या सेंसर्स की वैल्यू को मॉनिटर कर रहा होता है। जब मैं ये कहता हूँ कि कैसे वो सर्किट को मॉनिटर कर रहा है, ईसीयू हमें ये बताता है कि यार इस सर्किट में ओपन आया है या ये सर्किट शॉर्ट टू ग्राउंड हो गया है, तो वो ये काम कैसे उसको पता चल जाता है कि यार ये बीच में जो है एक तार कट गई है, उसको पता चल जाता है। तो इस मेथोडोलॉजी को भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो उससे फायदा ये होता है कि जब आपको ये पता हो कि ईसीयू काम कैसे कर रहा है, जो कंप्यूटर है वो इन सेंसर्स और एक्चुएटर्स और इनके बीच के जो सर्किट हैं, उनकी मॉनिटरिंग किस तरीके से कर रहा है, जब आपको ये पता चल जाए तो आपके डायग्नोसिस में काफ़ी निखार आ जाता है, काफ़ी आसानी हो जाती है, काफ़ी बेहतरी हो जाती है। पार्ट 5 के अंदर हम एक छोटा-सा मॉड्यूल करेंगे जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग वायरिंग डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करने के बारे में कुछ बात करेंगे और फिर स्टार्टिंग सर्किट जो 2-3 मुख्तलिफ गाड़ियों के स्टार्टिंग सर्किट को हम लेके चलेंगे ताकि हमें उसका अंदाज़ा हो। तो सरेदस्त ये आउटलाइन है जो मेरे ज़हन के अंदर है, जिसको मैंने अभी इस सफ़े के अंदर डाली है और फिर हम इसको फर्दर भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कोर्स मैं इसको रिफ़ाइन करता जाऊँगा इंशाल्लाह, ताकि हमें फ़ायदा हो और हमें कुछ बेहतरी हो। यहाँ तक किसी भाई का कोई सवाल हो तो यू आर मोस्ट वेलकम जी। नो सर, थैंक यू। अच्छा जी। हम 10-15 मिनट और चलेंगे जी और उसके बाद क्योंकि मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट घंटा हो चुका है, 10-15 मिनट और आज हम करेंगे और गला भी मेरा बस पूरा सो रही है। लेट्स कि हम इसको मज़ीद फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने इंजन से अपना इंट्रोडक्शन करा रहा था। तो इंजन कंस्ट्रक्शन को हम सबसे पहले देख लेते हैं। ये अगर आपको यहाँ पे अगर आप देखें, ये येलो ग्रीनिश येलो कलर का आपको पिस्टन नज़र आ रहा है
और यहाँ पे आपको ये जो है ये आपको एक इनटेक का वेल्व नजर आ रहा है और यहाँ पे एग्जॉस्ट का वेल्व नजर आ रहा है और इस जगह के ऊपर आपको सेंटर में स्पार्क प्लग नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको एक डक्ट सी नजर आ रही है जो आके जिसका रास्ता इस वेल्व ने इनटेक वाले वेल्व ने बंद किया हुआ है। ये बिल्कुल आप देखेंगे सीट हुआ है और इस तरफ से जो एग्जॉस्ट का वेल्व है ये भी इधर से एक डक्ट ये बाहर जा रही है और यहाँ पे ये सीट हुआ है। और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में आपको पैसेजेस नजर आ रहे हैं ये बेसिकली कूलेंट के पैसेज हैं जो इस हर सिलेंडर के इर्द गिर्द कूलेंट जो ना फिर रहा होता है और वो इस यहाँ से हीट को लेके फिर रेडिएटर की तरफ जाता है और वहां से हीट हवा के अंदर चली जाती है और फिर दोबारा कूलेंट जो है ना थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करा के फिर इधर आता है और यहाँ पे चूंकि हीट वाला एरिया होता है तो ये फिर लेके जाता है। और सी के ऊपर यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट है जो ये बेसिकली एक साइड व्यू है इंजन का, क्रॉस सेक्शन हमने इसको कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो वेल्व एग्जॉस्ट का यहाँ पे लगा हुआ और अलहदा लगा हुआ है तो इसको अगर पीछे की तरफ आप ले जाएं तो ये पूरी एक कैम शाफ्ट है और ये दूसरी कैम शाफ्ट है। तो ये डुअल कैम शाफ्ट वाला है जिसको हम DOHC डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन कहते हैं। और कुछ इंजन जिस तरह से होंडा में अक्सर आते हैं सिंगल ओवरहेड SOHC इंजन के ऊपर आपने नाम भी देखे होंगे कि SOHC DOHC लिखा होता है। तो DOHC में कुछ एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, SOHC की थोड़ी एफिशिएंसी कम होती है DOHC के मुकाबले में, उसमें कुछ एडवांटेजेस हैं लेकिन फिर DOHC की अपनी कुछ लिमिटेशन है। तो बहरहाल मुख्तलिफ मैन्युफैक्चर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज पे लेके आते हैं लेकिन जितने भी मॉडर्न और एफिशिएंट इंजन आ रहे हैं वो अब DOHC के साथ आ रहे हैं। अब होता ये है कि ये जो पिस्टन है और इसके ये सिलेंडर के अंदर ये मौजूद है, जब ये सबसे पहला स्ट्रोक लेता है जिसको हम कहते हैं इनटेक स्ट्रोक, तो उसमें जो एयर फिल्टर से हवा फिल्टर होके थ्रॉटल बॉडी के थ्रू आके यहाँ पे इनटेक मैनिफोल्ड यहाँ पे लगी होती है जो जनरली ब्लैक कलर का एक वो होता है, कुछ गाड़ियों के अंदर सिल्वर कलर का एल्यूमिनियम का भी होता है इनटेक मैनिफोल्ड। वहां पे हवा कलेक्ट होती है और वहां से होते हुए यहाँ पे जब इनटेक स्ट्रोक होगा, जब ये नीचे जाएगा तो उस वक्त ये कैम यहाँ पे अगर आप देखें ये लोब है उसकी थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है, ये जब रोटेट करेगी तो ये इसको नीचे की तरफ पुश करेगी। जब ये नीचे की तरफ पुश करेगी तो ये वेल्व नीचे की तरफ खुलेगा। जब खुलेगा और आप पिस्टन को नीचे मूव करा रहे होंगे, नीचे नीचे आप मूव करा रहे होंगे, ऐसे ही होगा जैसे आपने एक सिरिंज उठाई हुई हो है और सिरिंज को जब आप नीचे पीछे से आप उसके पिस्टन को पीछे खींचते हैं तो ऊपर से वो हवा को सक करता है। तो ये इनटेक स्ट्रोक में जब ये नीचे जाता है पिस्टन तो ये सक करता है, तो वो ये बंद है, ये खुल गया है। तो यहाँ से हवा को वो सक करता है, वो हवा नीचे जाती है और फिर जब वो ऊपर आता है तो ये दोनों वाल्व फिर इसी तरह से सीटेड होते हैं, क्लोज होते हैं। ना हवा इधर से निकल सकती है, ना इधर से अंदर आ सकती है, ना इधर से निकल सकती है, ना अंदर आ सकती है। और फिर जब वो ऊपर आता है, अच्छा यहाँ पे मैं मिस कर गया हूँ, इस हवा के साथ यहाँ पे जो हमारे जनरली फ्यूल इंजेक्टर भी लगे होते हैं, तो हवा जब आती है तो साथ में फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट करते हैं तो एयर फ्यूल मिक्सचर पूरे का पूरा इंटेक स्ट्रोक में आता है। तो ये जब ऊपर आता है तो वो उसको कंप्रेस सब बंद है। तो जब आप पुश करेंगे, जैसे सिरिंज को अगर आप उसकी निडल हटा के उसके ऊपर हाथ रख दें और फिर नीचे से सिरिंज के पिस्टन को पुश करें तो आप देखेंगे कि बहुत जोर लगता है। तो इस वक्त कंप्रेशन के वक्त इंजन का अच्छा खासा जोर लगता है और वो जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है उसका प्रेशर बढ़ा देता है। फिर जैसे वो बढ़ा देता है प्रेशर और जब टॉप डेड सेंटर, हम टॉप डेड सेंटर कहते हैं जब ये जो आपका पिस्टन है जब ये टॉप पे आ जाता है उसको टॉप डेड सेंटर कहते हैं और जब ये लोएस्ट पोर्शन पे होता है उसको बॉटम डेड सेंटर BDC कहते हैं और TDC कहते हैं। तो टॉप डेड सेंटर से जस्ट थोड़ी देर पहले एक स्पार्क होता है और वो एयरफ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करता है और जैसे ही ये फिर टॉप पे पहुंच रहा होता है उसी वक्त एक यहाँ पे जिसको कह लें बर्निंग होती है, धमाका होता है, तो ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है। और ये पिस्टन जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो वो बेसिकली उसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। वो पावर स्ट्रोक इसके मूव करने के ऊपर ये जो जो आपका ये कह लें इसको कनेक्टिंग रॉड है जो पिस्टन और उसको क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करा रही है, तो ये कनेक्टिंग रॉड इस क्रैंकशाफ्ट की इस लोब के ऊपर प्रेशर डालेगी और ये इस तरह से घूम जाएगा। तो ये बेसिकली वो पावर स्ट्रोक है जो क्रैंकशाफ्ट को पावर दे रहा है और क्रैंकशाफ्ट इस तरह से रोटेट करना शुरू करेगी जो उसकी इन टर्न जो आपका फ्लाई व्हील और जो आपका ट्रांसमिशन है वो रोटेट करेगी और आपकी गाड़ी आगे चलती जाएगी। और फिर जब ये हो गया, अब जो बर्न गैसेस हैं वो अंदर ही हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया, अपनी एनर्जी को इसकी मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया। तो अब हमने उन गैसेस को आगे वापस निकालना है। तो फिर ये दोबारा जब ऊपर उठेगा
तो उस वक्त ये जो कैम शाफ्ट है इसकी लोब नीचे आएगी और इसको नीचे प्रेस कर देगी और यहाँ पे ये पैसेज ओपन हो जाएगा। तो जो पिस्टन के ऊपर गैसेस बर्न गैसेस होंगी वो यहाँ से फिर निकलेंगी एग्जॉस्ट की तरफ। यहाँ पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है और मैनिफोल्ड के जिस तरह से हमें पता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के फौरन साथ ही कैटालिटिक कन्वर्टर होता है और कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले एक ऑक्सीजन सेंसर होता है और एक बाद में ऑक्सीजन सेंसर होता है। इस पॉइंट तक किसी का कोई क्वेश्चन हो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंजन की वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्लीज बताएं। एनी क्वेश्चन जी? चलें, ग्रेट है जी। ये एक एनिमेशन आपको नजर आ रही है उसी चीज की जो अभी मैं बयान कर रहा था। इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको क्रैंक शाफ्ट नजर आ रही है कंप्लीट और इस तरफ फ्लाई व्हील है और ये आपको पिस्टन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे सिलेंडर नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे ये डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट वाला इंजन है और इसको ये कैम शाफ्ट है और ये दूसरी है और ये कैम्स हैं ये जो रोटेट कर रही हैं और इनकी लोब्स जब आके वेल्व्स के ऊपर टकराती हैं तो वेल्व्स नीचे बैठते हैं, नीचे की तरफ होते हैं तो अपनी सीट से हट जाते हैं और ये पैसेज जो इनटेक का है वो खुल जाता है। और जब एग्जॉस्ट होना होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, तो उस वक्त एग्जॉस्ट के वाल्व जो पीछे वाली साइड पे हैं वो नीचे होते हैं और ये ऊपर हो जाते हैं, ये रास्ता बंद हो जाता है, वो खुल जाता है और फिर एग्जॉस्ट की तरफ से आपका जो एग्जॉस्ट है वो बाहर मैनिफोल्ड की तरफ चला जाता है। ये आपकी टाइमिंग बेल्ट है जो कि क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट को रोटेट करा रही है और जनरली जो थंब रूल है क्रैंक शाफ्ट का एक रोटेशन, कैम शाफ्ट की 2 रोटेशन। मैं गलत उल्टा तो नहीं बोल गया हूँ सर? नदीम आप बताइएगा। जो कैम शाफ्ट की स्पीड है वो हाफ ऑफ द क्रैंक शाफ्ट की स्पीड, ऐसे ही है सर? जी बिल्कुल सर, उसके 50% चल रही होती है सर कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट के निस्फ स्पीड पे चल रही होती है सर। जी ताबेदार सर, जी, ताबेदार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहीं पे अगर आप इस इंजन को देखें हम बात करते हुए, ये टोयोटा का जनरली जो वीवीटीआई सिस्टम है, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग सिस्टम, ये लगा हुआ है इनटेक के ऊपर। और एक टोयोटा के अंदर डुअल वीवीटीआई आता है तो उसमें इनटेक कैम शाफ्ट के ऊपर भी ये लगा होता है और एग्जॉस्ट जो एग्जॉस्ट वाली कैम शाफ्ट है उसके ऊपर भी लगा होता है। तो इनका मेन मकसद ये होता है अगर आप इसको स्टॉप कर दें, ये कैम शाफ्ट मिसाल के तौर पे हम मैं पीछे चला जाता हूँ, ये स्टॉप है यहाँ के ऊपर, तो वीवीटीआई का मकसद ये होता है कि ये स्टॉप है तो वो जब रोटेट कराएगा ना इसकी पोजीशन को यहाँ की बजाय यहाँ कर देगा मिसाल के तौर पे। तो जब ये घूमेगा, जब इंजन रन कर रहा होगा तो वो डिले आ चुका होगा उसको, तो उसने पहले जब अगर इधर पड़ा होता तो घूमेगा तो घूमते ही ये नीचे प्रेस होगा। जब वो यहाँ पे आ गया है, इस जगह के ऊपर लोप आ गई है वीवीटीआई की वजह से, तो उसके टाइम में डिले आ गया या एडवांस हो गया कह लें, या डिले कह लें, अगर इस तरफ वो आ जाएगा तो एडवांस हो जाएगा। तो इनका मकसद ये होता है ये कैम शाफ्ट की पोजीशन को जो है ना सर्कुलर पोजीशन को चेंज कर देते हैं जिससे वो मुख्तलिफ आरपीएम के ऊपर जो मैन्युफैक्चरर है, डिजाइनर है, उसने इससे फिर एडवांटेज लिए हैं। ये काफी डिटेल की बात है, इसको फिर किसी जगह पे करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इंजन का एक एक्सप्लोडेड व्यू, एक जनरल हम एक आइडिया ले लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये सबसे ऊपर जो है ना सिलेंडर हेड कवर होता है जिसको हम जेन कवर भी अक्सर हमारे यहाँ बोला जाता है, और उसके नीचे जो सिलेंडर हेड कवर गैस कवर की जो जेन कवर, जेन गैस्केट भी, जेन भी कहते हैं इसको, ये गैस्केट होती है जिसका काम ये होता है कि ऑयल बाहर ना निकले। और फिर इसके ऊपर जो सिलेंडर हेड है, ये सिलेंडर हेड है जिसके ऊपर कैम शैफ्ट्स होती हैं, सिंगल है या डुअल है वटेवर है, वो यहाँ पे होती हैं। और यहाँ पे एक साइड पे आपको इनटेक मैनिफोल्ड से जो वेल्व के जो पैसेज है इनटेक और एग्जॉस्ट का, एक तरह साइड पे एग्जॉस्ट का होगा, दूसरी साइड पे इनटेक का होगा, वो नजर आ रहा है। फिर सिलेंडर हेड और इंजन ब्लॉक के बीच में एक हेड गैस्केट होती है जो अक्सर जिसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रीचेज हो जाती हैं और हम कहते हैं कि हेड गैस्केट लीक हो गई है, तो यहाँ पे हेड गैस्केट दिखाई गई है। ये इंजन ब्लॉक है जिसके अंदर सिलेंडर्स हैं, स्लीव्स हैं और इनके अंदर पिस्टन मूव करते हैं। और इस सिलेंडर इंजन ब्लॉक के नीचे फिर अगेन एक जेन है, ये जेन भी कहते हैं इसको, गैस्केट भी कहते हैं, जो कि जो नीचे ऑयल पैन है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका मतलब मकसद भी जहाँ पे भी ये जेन्स या गैस्केट लगी हुई है उनका मकसद ये होता है कि ऑयल वगैरह जो अंदर अवेलेबल है वो बाहर ना आए और बाहर की चीज़ अंदर ना जाए।
इस तरफ अगर आप देखें तो हमारे पास ये एग्जॉस्ट की पोर्ट्स हैं, और ये इन पोर्ट्स के साथ ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड अक्सर इसी तरह की शेप में होती है, यहाँ पे आके लगती है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर टाइप गाड़ी है, तो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे लगा है। इधर इसमें हमने बहुत सारी सुजुकी वगैरह जो कल्टस की जो ओल्ड शेप्स हैं, उनमें इसी तरह के हमने मैनिफोल्ड एल्यूमिनियम के देखे हैं। तो इनटेक मैनिफोल्ड वो इस तरफ को लगेंगे, इस तरफ की पोर्ट्स के ऊपर आके लगते हैं। ये कैम शाफ्ट पुली है, और फिर यहाँ पे उन्होंने एक ऑयल फिल्टर जो इंजन के ब्लॉक के साथ यहाँ पे नीचे की तरफ लगा होता है, और वाटर पंप या वाटर बॉडी भी हम इसको कहते हैं, बेसिकली कूलेंट को जो सर्कुलेट कराता है वो इधर इंजन के साथ भी फिट हो जाता है, और कैम शाफ्ट से ये ड्राइव लेता है, क्रैंक शाफ्ट से ये ड्राइव लेता है। और फिर टाइमिंग बेल्ट पुली यहाँ पे दिखाई इन्होंने। तो ये एक ओवरऑल व्यू है इंजन का, जिसमें हमें पता चलता है कि इंजन के अंदर क्या क्या एक पार्ट्स होते हैं। फिर एक अगेन इंजन कंस्ट्रक्शन की मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, जिसको अगर आप थोड़ा सा आप उसी को विजुलाइज करें तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉइल्स पड़ी हुई हैं, ये कॉइल्स के लिए इलेक्ट्रिकल प्लग्स हैं, ये सलेंसर वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ये ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये हेड नज़र आ रहा है, ये ऊपर का कवर जेन कवर नज़र आ रहा है यहाँ पे, और इसी तरह से ये साइड पे आपका जो आइडल टेंशनर है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपका क्रैंक रॉड्स नज़र आ रहे हैं, पिस्टन नज़र आ रहे हैं, क्रैंक शाफ्ट नज़र आ रही है, अल्टरनेटर यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपको इंजेक्टर भी नज़र आ रहे हैं, और फ्यूल का मटेरियल भी नज़र आ रही है। और इसी तरीके से ये मुख्तलिफ पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगेन इसके अंदर गैसकेट को ज़्यादा विजुलाइज किया गया है कि इंजन के मुख्तलिफ जो गैसकेट्स होती हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। इंजन की वर्किंग हमने पहले भी बयान की है, अभी उसकी दूसरी एक एनिमेशन है, ये थोड़ी सी बेहतर है। ये EFI इंजन है, जिसके अंदर इनटेक मैनिफोल्ड इस तरफ से है, और जब हवा इनटेक आ रही है तो यहाँ पे जो फ्यूल इंजेक्ट होता है वो इंजेक्ट हो रहा है। ये वेल्व, ये क्रैंक शाफ्ट, उसकी लोब जैसे इस वेल्व के ऊपर आती है, ये पुश होता है नीचे और रास्ता खुलता है, और इनटेक स्ट्रोक में हवा और एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर चला जाता है। तो इसको कंप्रेस करता है, कंप्रेस करते ही जैसे ही स्पार्क होता है और आपकी बर्निंग हो जाती है, बर्निंग होने के बाद पावर स्ट्रोक नीचे ले आता है, और फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक ऊपर की तरफ जब जाता है तो ये वेल्व नीचे मूव करता है, तो इस तरह से आपका एग्जॉस्ट यहाँ से बाहर निकल जाता है। इन वेल्व्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इनकी ओपनिंग की टाइमिंग, क्लोजिंग की टाइमिंग, इनकी सीट के मसले मसाइल, ये जो गाइड वेल्व्स यहाँ पे लगे होते हैं या ये स्प्रिंग है, इनमें भी अगर कोई इश्यूज आ जाए तो आपके इंजन के परफॉर्मेंस के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। इसी तरह से फ्यूल की इंजेक्शन टाइमली ना हो, प्रॉपर ना हो, या स्पार्क प्लग जो है वो टाइम उसका ठीक ना हो। मिसाल के तौर पे अगर ये कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा करके इधर आ जाता है, या ये कंप्रेशन कंप्लीट हुई नहीं है, हाफ वे है, और स्पार्क हो जाता है और बर्निंग शुरू हो जाती है, तो ये बजाय इसके कि इधर स्ट्रोक को पावर दे, ये उल्टी तरफ चल पड़ेगा। तो कई दफ़ा होता है कि पुरानी गाड़ियों में जब इग्निशन टाइमिंग के बड़े मसले मसाइल होते थे, तो उसमें ये जो रॉड है ये बाकायदा टूट जाती थी कि गलत आपकी इग्निशन टाइमिंग सेट होने की वजह से। यहाँ पे कार्बोरेटर इंजन को दिखाया गया है, इसमें उसी तरह से है कि पैसेज खुलता है, एयर आती है, एयर फ्यूल मिक्सर पीछे से ही आ रहा होता है, और पूरे का पूरा यहीं से यहाँ पे वेंच के थ्रू फ्यूल आता है, और ऊपर से एयर फिल्टर होके आ रही होती है, और यहीं पे एयर फ्यूल मिक्सर बन जाता है, और जब वेल्व खुलता है तो उसी तरह से जहाँ पे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। यहाँ पे वही चीज़ है, उसी की एनिमेशन है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इंजन की कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें हम एक कहते हैं जी कि इनलाइन इंजन है। जिस तरह से ये इंजन है, इसके अंदर जो 4 सिलेंडर हैं, 1, 2, 3 और 4, ये चारों एक लाइन के अंदर हैं, तो इस तरह के इंजन को इनलाइन इंजन कहते हैं। फिर एक होता है वी ट्विन या वी शेप इंजन। तो वी शेप के अंदर अगर 2 सिलेंडर होंगे, एक सिलेंडर इधर, एक इधर, उसको कहते हैं वी ट्विन। ये मोटरसाइकिल्स वगैरह में आते हैं। फिर V6 हमने अक्सर देखा है, V8 हमने देखा है इंजन, तो उसमें 3 इस तरफ 3 इस तरफ, बेसिकली ये वी जो शेप बनी है इस वजह से इसको वी इंजन कहते हैं। फिर एक कुछ फ्लैट 4 या बॉक्सर टाइप इंजन भी आते रहे, अभी भी आते हैं कुछ, लेकिन हमारे यहाँ बहुत रेयर है। तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है कि सिलेंडर इस तरह से मौजूद होते हैं, तो उनको हम कहते हैं फ्लैट 4 टाइप।
तो सर आज मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, और हम इसको आज कॉल इट ऑफ करते हैं। अब तक कोई क्वेश्चन हो किसी दोस्त का तो यू आर मोस्ट वेलकम, और नेक्स्ट क्लास के लिए फिर हम आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे इंशाल्लाह। तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़, और पर्टिकुलरली जो नए दोस्त हैं जिन्होंने काम सीखना शुरू किया है, जिनके लिए बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, तो बराए मेहरबानी आप बहुत इजी महसूस करें सवाल करने के लिए, क्योंकि सवाल नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। जनाब, एनी क्वेश्चन जी? नहीं सर, जो कोई नहीं है क्योंकि सारा मैंने पहले पढ़ा हुआ है। ग्रेट है जी। कोई और भाई? जी जी सर, ये सब हमने पढ़ा था पहले से, लेकिन अभी रिवाइज हो गया। आपका चले गुड है। मेहरबानी। और कोई दोस्त? अच्छा चलें जी, हम इसको फिर यहीं पे आज इख्तिताम करते हैं। और उसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लाजमन अपने नाम के साथ वो डालें, वो जो नंबर मैंने आपको दिया है, सो दैट कि मुझे अटेंडेंस में कोई मसला ना हो। और जिन दोस्तों को आज प्रॉब्लम आई है, जिनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो सकी, वो मेरे से ज़रूर रब्ता करें ताकि उनको रजिस्टर किया जा सके, और नेक्स्ट क्लास में ताकि प्रॉब्लम ना हो। बाकी क्लास की टाइमिंग फिर हम ग्रुप के अंदर डिस्कस करके फाइनलाइज कर लेंगे। आई थैंक यू ऑल जी। इसी पे हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, एक चीज है। जी जी सर। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर फी सर का आप बात आप करना चाहिए। कोई, जी जी सर, मैंने कहा फी का आप एक कोई मतलब एक फिगर बता देना। आपने 250 भी बोला है, 500 भी बोला है, उस हिसाब से पर मंथ के हिसाब से सर एक ही बार मतलब वो आपको कर दिया जाए, हाँ उसके सर, ऊपर जायज कैश। देखिए सर, पर वीक तो फिर ये थोड़ा सा हो जाता है, ऐसे मतलब मुश्किल हो जाता है। तो आप जो है सर वो एक बार बता दें सभी के साथ, एक ही बार पर मंथ मंथ के हिसाब से कर दिया करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा सारे जी जी, कोर्स है बताएं। दोबारा बोलें जरा, ऊंचा बोल। मतलब से जैसे दोस्त ने बताया कि या महीने का बताए या सारे कोर्स का बताए, एक मतलब एक बार हम भेजेंगे पैसे बस, सब की अच्छा मतलब रोजाना हम तकलीफ नहीं अच्छा, करेंगे। मैं अभी एक बात करता हूँ, उसके बाद जो आप मुनासिब समझें आप कर सकते हैं। और अभी आप माइक ऑफ कर दें काइंडली। जी सर। हाँ जी। अच्छा यूँ है कि मैंने ये बात की है कि जो फ़ी इनिशियली मेरे जहन में आई थी दैट वाज 500। हाउएवर मैं दोस्तों के ऊपर मकसद यहाँ से कमाना नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने रिस्क रोटी लगाई हुई है और अच्छी लगाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 500 आई थॉट, और उसमें फिर मेरे जहन में आया कि कुछ दोस्त अहबाब शायद ऐसे भी होंगे जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने ये भी रखा कि आप 250 से 500 जो आपका दिल करे पर क्लास। अब हम जब पर क्लास कहते हैं तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि सॉरी जी, मैं समझा कि मेरा माइक ऑन है, मेरा माइक ऑफ था, मैं बात कर रहा था, मिस कर गया हूँ। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि जो इनिशियली फ़ी मेरे जहन में आई थी दैट वाज 500 रुपीज़ पर क्लास पर हेड, कि हर क्लास में एक बंदा 500 जमा कराए। देन आई थॉट कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स और कुछ हमारे दोस्त होंगे उनके लिए शायद ये भी प्रॉब्लम हो, और मकसद चूंकि इससे कोई ऐसा कमाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रिस्क रोटी रखी हुई है, अच्छी रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बट एट द सेम टाइम आई बिलीव कि फ़ी होना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने ये कहा था, और स्टूडेंट्स को देखते हुए पर्टिकुलरली जो खुद से अपना चलाना चाहते हैं और जिनके लिए शायद ये पैसे निकालना हर हफ्ते मुमकिन ना हो। तो इस पार्ट पे मैंने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैट्रिक वगैरह के हैं, तो मैट्रिक वाले बच्चों में बाज़ औक़ात इस तरह से हर हफ्ते में 500 निकालना, खुद से निकालना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने कहा था 250 से 500 जो आपका दिल करे। अब बात रह गई उसकी कि महीने के हिसाब से हो, तो महीने के अंदर 4 क्लासेस होती हैं। तो अगर आप महीने के हिसाब से करना चाहें, आपकी विल एंड विश है। आप हर हफ्ते में क्लास के बाद करना चाहें, आपकी विल एंड विश है।
तो अगर आप महीने की करेंगे, आप फी जमा कराएंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट पे नीचे आप अपना पूरा नाम रजिस्ट्रेशन के साथ, नहीं तो एटलीस्ट पूरा नाम जरूर लिखें और उसको स्क्रीनशॉट करके फॉर 4 वीक्स करके आप भेज देंगे, तो आपका वो उसी तरह से लिस्ट में अपडेट हो जाएगा। आपको बकिया 3 हफ्तों के लिए दोबारा जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। तो आई होप इससे क्लैरिटी होगी, कोई मसला नहीं है। जो दोस्त इकट्ठे करना चाहें वो कर सकते हैं, और जो हर हफ्ते को देना चाहें दे सकते हैं, और जो ना देना चाहें उनका भी भला, बट उसमें भला कम होता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फी जरूरी है। हाँ जी, और कुछ? आई होप इससे क्लैरिटी हो गई होगी। सर दूसरा सवाल ये है कि ये कोर्स जो है ना, ये मतलब कितने महीने चल रहा जी, ये 6 से 8 हफ्ते मैं टेंटेटिव देख रहा हूँ कि 6 से 8 हफ्ते चलेगा। 6 से 8 हफ्ते का मतलब ये हो गया कि तकरीबन कम अज कम 2 महीने ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा 1-2 हफ्ते ऊपर भी चला जाए, बट इरादा मेरा ये है कि 2 महीनों के अंदर हम इसको कंप्लीट करें। बीच में अगर ईद की छुट्टियां वगैरह आ गई तो उसकी वजह से प्लस माइनस हो सकता है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, कोई और दोस्त? अजहर भाई, ये फी के मामले पे क्लैरिटी हो गई? जी जी सर, बिल्कुल हो गई, इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। यही बस आपने जो वजाहत करी है इतना बस ठीक है, मैं समझ गया हूँ। थैंक यू ठीक सर। ठीक, चले, थैंक यू जी। और कोई एनी क्वेश्चन, कोई क्यूरी आपके जहन में हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम अल्लाह हाफिज करते हैं जी। चले, थैंक यू जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज।